नमस्कार। आप सबको ध्यान में है, हम लोग यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मैप के साथ समझ रहे हैं। तो साथ साथ समय बचाने के लिए और अधिक कार्य करने के लिए हम ऑडियो फॉर्म में आपको अपने विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम अर्थात ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय पार के किस श्रेणी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय पार के कैलाश श्रेणी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र विस्तृत है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। अगर राज्य बोले तो चूंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए चीन देश बोले तो तिब्बत चीन के अंदर है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है। आ जाए कि इसका अधिकतर मार्ग जो है वो कहाँ पर है? तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में स्थानीय नाम क्या है? सांगपो। सांगपो इसको बोलते हैं तिब्बत में। सांगपो का अर्थ क्या है? तो सांगपो का अर्थ है शुद्ध करने वाला, शोधक, अर्थात सांगपो का अर्थ हुआ शोधक। ब्रह्मपुत्र हिमालय की किस चोटी को काटकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो वो चोटी है नामचा बरवा। फिर एक प्रश्न आ जाए कि कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती हुई 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती हुई 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। कैनियन का अर्थ है गहरा खड्ड, नदी के अपरदन से बनने वाली आकृति है ये। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। तो दिहांग इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। असम में सदिया से धुबरी के बीच दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही स्थित है। तो आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली। और ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, असम में। तो ये ध्यान कर लेंगे भाई, ब्रह्मपुत्र के जो विविध नाम हैं, तो सांगपो तिब्बत में, दिहांग आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और यही नदी वहाँ बांग्लादेश में, उत्तर बांग्लादेश में जमुना, मध्य बांग्लादेश में गंगा के मिलने के बाद पद्मा, दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना। तो ये ध्यान रहे, गंगा का ही नाम वहाँ पद्मा है, तो वहाँ पर वो मिलती है ब्रह्मपुत्र। तो कई बार ऐसे भी आ जाए कि गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में? पद्मा। और वही मध्य हिस्से में जहाँ ब्रह्मपुत्र आके मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है और ये ब्रह्मपुत्र वहाँ मिलती है पद्मा में, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसका नाम है मेघना। तो ये मेघना, ये ध्यान रहे आपको। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। किस नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और ध्यान रहे ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में, दोनों देशों में इसका विस्तार है। किस वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदर वन कहलाता है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं अधिकांश? सुंदरी वृक्ष। तो यहाँ पर सुंदरी, केवड़ा और पसार ये वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई वन को, जो डेल्टा में होता है, डेल्टाई वन को किस नाम से जानते हैं? मैंग्रोव वन। या बोल रहे भाई मैंग्रोव वनस्पति किस वन की विशेषता है? तो डेल्टाई वन की विशेषता है। जो नदी डेल्टा प्रदेश में वन है, जहाँ समुद्र का पानी घुसता है, तो वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति, इस मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ होती है उसमें जटाएं होती है और वह उसको पानी से ऊपर उठाकर रखती है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मैंग्रोव का विस्तार किस राज्य में मिलता है? पश्चिम बंगाल में। तो मैंग्रोव का विस्तार सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। देवप्रयाग से ऊपर गंगा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। भागीरथी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी ये मिलकर गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में, तो आपको जब ही देवप्रयाग में संगम किसका है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का। रुद्रप्रयाग में संगम किसका है? मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी का। कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम। विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी का संगम है। तो आपको ये बोल दे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। और बाकी प्रयागराज या इलाहाबाद आपको पता ही है, वहाँ पर गंगा, यमुना और लुप्त नदी सरस्वती। तो मूलतः गंगा और यमुना का संगम वहाँ पर है। तो ये आपको संगम करके आ जाए प्रश्न। और गंगा नदी जो है किस स्थान पर, कहाँ? मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट इनका प्रवेश होता है, ऊंचे पहाड़ी से मैदानी भाग में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पर है? बंदर पूंछ के समीप यमुनोत्री हिमानी में है। यमुना, अभी आपने किया भी था कि यमुना जो है वो प्रयागराज के समीप गंगा में मिल जाती है। चंबल का उद्गम कहाँ है? तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जाना पाव पहाड़ी है। चंबल उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अर्थात चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत, तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शालिग्राम। गंडक को नेपाल में शालिग्राम भी कहते हैं। वो शालिग्राम वहाँ पत्थर मिलता है ना, जिससे कि घर में लाके करते हैं पूजन, भगवान का एक रूप मान करके। तो ये शालिग्राम गंडक को ही नेपाल में बोलते हैं। गंडक को मैदानी भाग में किस नाम से जानते हैं? नारायणी। नारायणी इसका नाम मैदानी भाग में है। गंडक नदी गंगा में मिल जाती है कहाँ पर, किस स्थान पर? तो ये सोनपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है, सोनपुर बिहार। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी नेपाल में गोसाई थान चोटी के उत्तर में से निकलती है। गोसाई थान चोटी से निकलती है ये। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक, जो कि रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है सोन नदी। और सोन नदी पटना के समीप गंगा में मिल जाती है।
नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक में है। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी गुजरात के पास अरब सागर के तट पर है। ताप्ती का उद्गम कहाँ है? ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है और ये ताप्ती नदी सूरत गुजरात के समीप खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी का उद्गम कहाँ पर है? ये रायपुर छत्तीसगढ़ में सिंघावा श्रेणी। महानदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। दामोदर नदी किस में मिल जाती है? तो ये बंगाल में मिलती है, नदी हुगली है। बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है, बंगाल में। और सबको पता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर एक प्रश्न आपका आता है, अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा देती है? वो नदी है दामोदर, जैविक मरुस्थल दामोदर। गंगा की पश्चिमी शाखा पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी हुगली के नाम से। माही नदी का उद्गम कहाँ है? धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील। माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा में। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो अंदर अंदर बहती है? वो नदी है लूनी। लूनी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी में नाग पहाड़ है। अरावली श्रेणी अजमेर राजस्थान में नाग पहाड़। और लूनी नदी कच्छ किरण गुजरात में खो जाती है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर राजस्थान में अरावली श्रेणी है। साबरमती हम लोग सुने हुए हैं ना, साबरमती उदयपुर। और इसी नदी किनारे है अहमदाबाद, जहां महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में मानसरोवर झील। सिंधु नदी कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिरती है। सतलुज या सतलज बोलो, एक ही बात है। तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सभी सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतलुज, जिसका प्राचीन नाम सतुद्री, इसका उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील, तिब्बत में। सतलुज नदी बहावलपुर पाकिस्तान के पास चिनाब में मिलती है। झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम है बितस्ता, बितस्ता को ही बोलते हैं झेलम। तो झेलम का उद्गम कहाँ है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, कश्मीर में। झेलम पाकिस्तान में त्रिमू जगह है, तो पाकिस्तान के त्रिमू के पास चिनाब में मिल जाती है। ब्यास, जिसका कि प्राचीन नाम बिपाशा है, ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी कपूरथला जिले पंजाब में हरिके के पास सतलुज में मिल जाती है। चेनाब नदी या चिनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम अस्किनी है, ये लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, क्योंकि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, इसीलिए वहाँ इसे बोलते हैं चंद्रभागा। चिनाब नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। और रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम है परुसनी, ये कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी
पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी हिमालय में मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिलती है। घाघरा नदी को ऊपरी हिस्से में उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में इसे काली नदी के नाम से जानते हैं और यह काली नदी भारत और नेपाल के बीच बनाती है सीमा। मैदानी भागों में करनाली नदी के मिलने से घाघरा का नाम सरयू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में घाघरा या सरयू को शारदा के नाम से जानते हैं और आप सबको ध्यान में है कि प्रसिद्ध अयोध्या धाम सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। गोदावरी का उद्गम कहाँ पर है? तो नासिक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी। और गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा। आ जाए वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार सब पूछ दे। कावेरी जिसका उद्गम स्थल कुर्ग जिले कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कुर्ग जिले कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है इसका उद्गम स्थल। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम ये कावेरी नदी में ही महत्वपूर्ण द्वीप है। और कावेरी जल विवाद पता ही है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके बीच में इसको लेकर के विवाद है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पास पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी का उद्गम है। और कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऐसे आपको आ जाए कि गोदावरी नदी को लेकर के विवाद किसके बीच में है? तो इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनके बीच विवाद है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की नदियां कौन सी हैं? तो हैं नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। भ्रंश घाटी, तो आप ध्यान दें, भ्रंश मतलब होता है दरार। पृथ्वी की भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप जो हिस्सा नीचे धंस जाता है वो घाटी बन जाती है, उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। और उससे होकर बहती है नदियाँ, और जो हिस्सा ऊपर उठती है वो बनती है भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो ये नर्मदा, ताप्ती, दामोदर भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली भारत की नदियां हैं। नदियां जब डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब ये किसका निर्माण करती हैं? एस्चुएरी का। एस्चुएरी को ही बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो आपको आ जाए कि जो नदियां अपनी जलधारा को बिना फैलाए ही एक साथ तेजी के साथ मिला देती है, मुहाने पर मिलाती है बहुत तेजी से, तो वो बनाती है एस्चुएरी या ज्वार नदमुख। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं ना, वो एस्चुएरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुझा, पेरियार और पंबा आदि नदियां ये सभी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं अरब सागर में। गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जुआरी। गोवा की जीवन रेखा डैश नदी है, मांडवी या महादाई। तो ध्यान रहे, मांडवी और जुआरी ये दोनों गोवा की दो मुख्य नदियां हैं, प्राथमिक नदियां हैं। और जो गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है गोवा, या आ जाए गोवा की राजधानी पणजी या इसकी पूर्व राजधानी ओल्ड गोवा, ये मांडवी के किनारे स्थित है। तो गोवा की ये दोनों प्रमुख नदियां, मांडवी, जुआरी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत ही है।
तो ये मांडवी कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है और वहाँ से ये बहती हुई गोवा में आके ज्वारी से मिलती है और फिर इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो अरब सागर में गिरती है। ये फिर ध्यान रहे आपको एक प्रश्न आ जाए कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच ये कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता से हुई थी? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी, ये ध्यान रहे, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। और 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी, सतलुज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो ये आपको ध्यान रहे, इस पर आपको प्रश्न आ जाए सिंधु जल समझौता। यह आपको ध्यान रहे कि इस समझौते से जो 3 पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इनका नियंत्रण तो भारत को, जो 3 पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है, जिस पर विवाद चलते ही रहता है। इस पर इनके विवाद बने हुए हैं, लेकिन 1960 से ही ये समझौता है। अब एक प्रश्न आपको ऐसे आ जाए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ध्यान रहे, वर्ष 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगा को शुद्ध करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत अप्रैल 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रहे, गंगा कार्य योजना की देखरेख के लिए भारत सरकार ने 1985 में ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था। तो आपको आ जाए कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1985 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष राजीव गांधी बने थे। फिर ध्यान देंगे, एक प्रश्न आपको ऐसे भी आ जाए कि गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रहे, 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और इसके साथ साथ यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया। और सबको यह ध्यान रहे, ऐसे भी प्रश्न आ जाए आपको कि जीवित नदी का दर्जा सबसे पहले किस देश में प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया न्यूजीलैंड में ही, वांगानुई नदी को, जिससे भारत में हुआ है। तो भारत ने ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त किया? न्यूजीलैंड से ही प्राप्त किया है। 2017 में सबसे पहले वहीं पर शुरू हुआ था, न्यूजीलैंड में ही जीवित नदी का दर्जा, मानव की तरह उसको जीवित का दर्जा। न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को मानव की तरह जीवित संस्था के रूप में मान्यता देने वाला 2017 में पहला देश बना था। उसके बाद ही भारत में गंगा और यमुना को इस तरह से मान्यता दी गई। नमामि गंगे परियोजना को स्वीकृति कब दी गई? 1 जुलाई 2016 को इसको स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। यमुना नदी को शुद्ध करने के लिए यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू किया गया था
और यमुना एक्शन प्लान भारत सरकार और जापान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। तो आपको ध्यान रहे आ जाए कि यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत। और यह आ जाए कि भाई किसने की इसको, तो 1993 में भारत सरकार और जापान के बीच समझौते के तहत इसको की। किस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी माना जाता है? पेरियार को। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच 1983 से ही चला आ रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो आ जाए तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच 1983 से ही चला आ रहा है। आपको ध्यान रहे तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में हुआ है और यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पहले पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती है। विलुप्त सरस्वती नदी की खोज सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले 1893 में अंग्रेज इंजीनियर ओल्ड हैम ने की थी। 1893 ईस्वी में अंग्रेज इंजीनियर ओल्ड हैम ने विलुप्त सरस्वती नदी की खोज शुरू की थी। फिर अगला प्रश्न आपको आ जाए कि इस नदी को अर्थात विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का सर्वप्रथम प्रयास 1987 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाककंकर ने किया था। विष्णु श्रीधर वाककंकर ने इसको आरंभ किया था, जो आज चर्चा में है।